Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो 11th क्लास की टेस्ट जो बुक चला रखी थी उसमें आपके 4 यूनिट पूरी हो चुकी है और ये यूनिट नंबर 5 चल रही है। यहाँ पर मैंने आपको संवेदना और अवधान के बारे में पढ़ा दिया था और उसके नोट्स भी लिखाए थे। आज बात करने वाले हैं प्रत्यक्षीकरण के बारे में। तो टॉपिक डाल लीजिए, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। देखिए मित्रों, जो अवनी पब्लिकेशन की बुक से मैं टेस्ट डालता था तो उस पर आपत्ति आई है कि आप उस बुक के MCQs नहीं डालें, ये एक कॉपीराइट का इशू है। तो उस टेस्ट सीरीज़ को मैं आगे नहीं चला सकता, क्योंकि देखिए जो अवनी पब्लिकेशन वाले हैं उन्होंने इसके लिए आपत्ति जताई है। तो मित्रों, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। हो सकता है मैं जो वीडियो है उनको भी डिलीट कर दूं, क्योंकि देखिए उनकी बुक है, अगर वो चाहे तो डालने दे, नहीं तो देखो मेरे ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं। टॉपिक डाल लेना, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। साथियों, मैं जब कहूँ कि आपको ये लिखना है तो आप उसको लिख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया संवेदना से प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर लिखिए, प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया, अभी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ नहीं लिखा है। प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कब से होती है? संवेदना से। प्रत्यक्षीकरण हमें किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का होता है। जिन व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है उसे उद्दीपक कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण का एक तरह से मतलब है साथियों देखना। किसी वस्तु को आप देखते हो उसको ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वो कोई घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। तो इन सभी को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, वस्तुओं को, इनको क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसकी संवेदना प्राप्त होती है। इस संवेदना की व्याख्या कर उस उद्दीपक को समझा जाता है कि वह उद्दीपक क्या है। इसे ही प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो अब नोट करके आपको ऐसे लिखना है कि जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, वस्तुओं को, घटनाओं को या व्यक्तियों को, उसे उद्दीपक कहते हैं। और यदि उनकी व्याख्या या उनका अर्थ हम समझ लेते हैं तो उसको ही प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। साथियों, मतलब प्रत्यक्षीकरण किसके बाद होता है? संवेदना के बाद होता है। संवेदना के माध्यम से हम किसी वस्तु को महसूस कर लेते हैं, फिर अगर उसके अर्थ को भी हम समझ ले तो उसको ही कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। साथियों, यदि प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं, उन्हें संगठित करते हैं। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर होता है। ठीक है, देखिए प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा अर्थ इन्होंने लिखा है कि जिन उद्दीपकों की हम व्याख्या करते हैं या जिनका हम अर्थ समझ लेते हैं उनको ही प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण और व्याख्या में क्या अंतर होता है? देखिए, प्रत्यक्षीकरण और संवेदना में क्या अंतर होता है ये देखना है। संवेदना प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया है। संवेदना को समझकर, व्याख्या कर व्यक्ति द्वारा अर्थ प्रदान कर दिया जाए तो वह प्रत्यक्षीकरण बन जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी गंध को सूंघ सकता है तो यह संवेदना होती है। लेकिन यदि व्यक्ति गंध को पहचान कर यह बता सके कि यह किसकी गंध है तो यह प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हो, अब आपने किसी गंध को सूंघा, अब मतलब तो वो तो संवेदना हुई। और अगर आपने पहचान लिया कि ये जो गंध आ रही है ये इसकी है, तो फिर आप उसको कह सकते हो कि वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो साथियों, इस यूनिट में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं देखेंगे मित्रों। देखिए, पहला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय नहीं है ये पूछ रहा है। नाक, त्वचा, कान और गति संवेदी। तो साथियों, बाह्य मतलब जो दिखाई देती है, तो नाक, कान और त्वचा ये तीनों बाह्य ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि जो गति संवेदी है ये बाह्य ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है? कोहलर, कोपका, वॉटसन और वर्दीमर। तो देखिए मित्रों,
जो वॉटसन है ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, न कि गेस्टाल्टवादी। बाकी कोहलर, कोपका और वर्दीमर ये तीनों गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, संज्ञान और अनुकूलन। तो देखिए, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा जो प्रारंभिक सूचना ग्रहण की जाती है उसको संवेदना कहते हैं। और यदि उन सूचनाओं का एक अर्थ निकाल लिया जाए तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्षीकरण कहा जाएगा साथियों। देखिए, यूनिट आपके जो तीन यूनिट है, जो चौथी यूनिट है, जो तीसरी तो सॉरी पड़ी नहीं, जो चौथी यूनिट है और जो पांचवी यूनिट है, इसके लगभग 40 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिया जाएगा। तो इन दोनों जो यूनिट है इनके वीडियोस आप दोबारा देख सकते हो, या आपके पास 11th की साइकोलॉजी की बुक है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ताकि जो टेस्ट इसमें से बनाया जाएगा वो बहुत ही आपका अच्छा जाए, आप अच्छे स्कोर उसमें कर पाए। मित्रों, लगातार जुड़े रहे, शिक्षक भर्ती कभी भी आए लेकिन आपको लगातार पढ़ाई जारी रखनी है। तो साथियों, इसमें नेक्स्ट प्रश्न था, लेकिन वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षात्मक संगठन का नियम ऐसी कोई चीज़ें आपके नहीं आती है। अगला पाठ पढ़ने वाले हैं इकाई 6 अधिगम के बारे में। साथियों, ये जो इकाई 6 अधिगम का है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर आपके थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो, फर्स्ट लेवल की हो, सेकंड लेवल की हो, या फिर एमपी टेट की बात करें या फिर यूपी टेट की बात करें, सभी के लिए ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी रहेगी। अधिगम की जो इकाई 6 है, बड़ा टॉपिक है लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से और नोट्स किस प्रकार आपको बनाना है उस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो अधिगम है इसमें आप अधिगम क्या है ये समझ पाओगे, अधिगम के विभिन्न प्रकार समझ पाओगे कि कितने प्रकार अधिगम के होते हैं, अधिगम की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत है ये भी आप इस अध्याय में समझ पाओगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी समझोगे, और अधिगम नियमों के जानकारी की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है इस चीज़ को भी आप इस अध्याय में समझने वाले हो। तो साथियों, देख लेते हैं अधिगम का अर्थ व स्वरूप, कि अधिगम का क्या अर्थ है और स्वरूप क्या है। तो टॉपिक डाल लीजिए सभी, अधिगम का अर्थ व स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। जब कहूँगा कि आपको ये लिखना है तो आप उस चीज़ को जरूर लिखें। सीखना व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होता है। तो साथियों, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि अधिगम किसके कारण होता है। तो साथियों, अधिगम अभ्यास के कारण भी होता है और अधिगम अनुभव के कारण भी होता है। अधिगम का मतलब या सीखने का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार की क्षमता में स्थायी परिवर्तन, मतलब जो ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो उसको ही आप अधिगम कह सकते हो। और ये परिवर्तन किसके कारण होता है? मतलब अधिगम किसके कारण? अनुभव के कारण या अभ्यास के कारण साथियों होता है। देखेंगे, लिख लेना है इसको सभी को। इस परिभाषा से अधिगम के निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए, अर्थात पहला टॉपिक डालना है आपको, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। लिख लीजिए इसको कि आप कोई भी चीज़ कब सीखते हो स्थायी रूप से, या तो आप उसका अभ्यास करते हो या उसका आप अनुभव करते हो। अधिगम या सीखना इसके कारण होता है। दूसरा देखते हैं, सीखना में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। यह इंगित करता है कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। दवा, थकान, बीमारी आदि के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना नहीं है। उदाहरण के लिए, थकान होने पर बालक बैठ जाता है। इस तरह व्यवहार को आप परिवर्तन में इस तरह का जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको आप सीखना या अधिगम नहीं कहोगे। तो दूसरा टॉपिक ये आता है कि भाई जो अधिगम में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? स्थायी होता है और वो लंबे समय तक चलता है। किसी व्यक्ति को दवा देने से, थकान से या बीमारी से कोई चेंजेज आता है तो उसको आप अधिगम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उसका असर रहेगा तब तक परिवर्तन रहेगा, और जैसे ही उसका असर खत्म होगा परिवर्तन भी हट जाएगा।
तीसरा देखेंगे, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है, यद्यपि वह वहां वास्तविकता में नहीं जाता है। यहाँ इसे सीखना कहेंगे कि बालक ने मित्र के घर का रास्ता सीख लिया है। साथियों देखिए, जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह क्षमता और बाह्य दोनों व्यवहार में हो सकते हैं। जिसे यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है कि व्यक्ति खुद नहीं जा रहा है, लेकिन उसके पास नक्शे है कि मेरे दोस्त का घर इस रास्ते से होकर जाता है, और वहाँ पर वो नक्शे के माध्यम से बिना जाए ही उसको पता चल जाता है कि इस रास्ते से मेरे दोस्त के घर जा सकता हूँ। तो इसको भी आप व्यवहार में परिवर्तन कहोगे और उसको ही आप सीखना कहोगे। मित्रों, व्यवहार में परिवर्तन अनुभव या अभ्यास के कारण होता है। उदाहरण के लिए, एक बालक किसी गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ जल जाता है। इस अनुभव के बाद बालक पुनः उस स्टोव को नहीं छूता है। इस व्यवहार को अधिगम कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर अनुभव के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। उसको पता है कि वापस यदि मैं स्टोव को छूता हूँ तो फिर वापस मेरा हाथ जल जाएगा। इसी प्रकार बार बार प्रयास करने पर बालक पंखा कहने पर पंखे की ओर इशारा करना सीखता है। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना अभ्यास द्वारा सीखने के उदाहरण हैं। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव या अभ्यास के बिना होता है उसे आप अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ या थकान में से होने वाला व्यवहार परिवर्तन सीखना नहीं कहलाता है। नोट करके लिखिए इसको विशेष रूप से कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव या अभ्यास के बिना होता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे। वृद्धि के कारण कोई परिवर्तन हुआ, परिपक्वता के कारण कोई परिवर्तन हुआ, मादक पदार्थों के सेवन के कारण या थकान से कोई परिवर्तन हुआ तो उसको आप अधिगम या सीखना नहीं कहेंगे। बिल्कुल याद रखना इसको। अधिगम एक अनुमानित की प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या क्रिया है। उदाहरण के लिए, आप एक कविता बार बार दोहरा कर सीखते हैं। अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं। कविता का यह सुनाना निष्पादन कहलाएगा, जिसके आधार पर अध्यापक यह अनुमान करता है कि आपने कविता सीख ली है। तो साथियों, जो निष्पादन होता है और जो अधिगम होता है दोनों भिन्न होते हैं। निष्पादन में किसी चीज़ को याद किया जाता है, किसी चीज़ को याद किया जाता है, सीखा नहीं जाता है। जबकि अधिगम में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यक्ति उस चीज़ को सीख लेता है। साथियों, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ये अधिगम के कुछ विशेष अर्थ थे। बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। बाकी अधिगम के जो प्रतिमान हैं और इसकी जो बाकी की जो शेष बचे हुए टॉपिक है उसको कल पढ़ेंगे साथियों।